नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर वाला आरसी पे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज अपन बात करने वाले हैं पपीता की यानी पपैया के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप जेट, आईसीआर, बीएसयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर, यहाँ पर एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति उपयोगी रहने वाला है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पपीता से संबंधित वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, पपीता का वानस्पतिक नाम बताइए। यानी जो बोटनिकल नेम है पपीता का वो कौन सा है आपको बताना है। ए कैरी का पपाया, बी वाइटिस विनिपेरा, सी मूसा पैराडिसिका एंड डी मैजीफेरा इंडिका। तो पपीते का जो वानस्पतिक नाम है वो है कैरी का पपाया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कैरी का पपाया। क्वेश्चन नंबर 2, पपीते का फल प्रकार है। यानी जो पपीता है उसका फ्रूट टाइप कौन सा है वो आपको बताना है। ए ब्लास्टा या ब्लास्टूला, बी पॉम, सी अस्टिलिया ड्रूप, डी बेरी या सरस। आपको बताना है कि जो पपीते में कौन से प्रकार का फल प्रकार पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी सरस। सरस या बेरी प्रकार का फल प्रकार किसमें पाया जाता है, पपीते में। क्वेश्चन नंबर 3, पपेन किस फल से निकाला जाता है। यानी जो पपेन एक प्रकार की औषधि है ये कौन से पौधे से निकाली जाती है। ए आम, बी पपीता, सी लीची एंड डी केला। तो आपको बताना है कि जो पपेन है वो कौन से फल से निकाला जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी पपीता। यानी पपीता से पपेन निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अधिकतम पपेन कौन सी किस्म से प्राप्त होता है। यानी जो मैक्सिमम पपेन है वो कौन सी वैरायटी से प्राप्त होता है आपको बताना है। ए सूर्या, बी पूसा सूर्या, सी CO5 एंड डी ताइवान। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इसमें जो एक वैरायटी है सूर्या दे रखी है और एक पूसा सूर्या दे रखी है। तो जो सूर्या है वो तो पपीता की वैरायटी है, लेकिन जो पूसा सूर्या है यह एक प्रकार की आम की वैरायटी है। और यदि अधिकतम पपेन की बात की जाए तो ये CO5 जो CO5 वैरायटी है उसमें सबसे ज्यादा पपेन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पपीते के खेत में कितने प्रतिशत नर पौधे रखने चाहिए। यानी आपको बताना है कि जो पपीता होता है उसके खेत में कितने पौधे नर के होने चाहिए। ए 10%, बी 20%, सी 30% एंड डी 40%। तो जो पपीते के खेत में यदि 10 पौधे मादा के हैं तो उसमें एक पौधा नर का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 10 का एक यानी 10%। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 10%, यानी ए राइट है यहाँ पे आपका। क्वेश्चन नंबर 6, पपीते के लिए सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। ए उपोष्ण, बी उष्ण, सी शीतोष्ण एंड डी समशीतोष्ण। तो आपको बताना है कि जो पपीता का पौधा है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सी जो जलवायु है वो रहती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी उष्ण। जो उष्ण जलवायु है वो पपीते के लिए सबसे बेस्ट रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, पपीते की प्रति पौधा औसत उपज कितनी है। यानी पपीते के एक पौधे से एवरेज कितनी उपज प्राप्त कर सकते हैं। ए 10 से 20 केजी, बी 20 से 30 केजी, सी 40 से 50 केजी एंड डी 80 से 100 केजी। तो आपको बताना है कि जो पपीता का पौधा है उससे अपन एवरेज कितनी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 से 50 केजी। यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पपीते में पीले रंग के लिए यानी जो पपीते में जो पीला रंग होता है
उसके लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा है? ए कैरिका जेंथिन, बी कैरोटीन, सी लाइकोपिन एंड डी पैक्टिन। तो जो पपीते में जो पीला रंग होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कैरिका जेंथिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 9, पपीता किस प्रकार का फल है? यानी जो पपीता है वो किस प्रकार का फल या फिर फल वृक्ष है? ए शॉर्ट डे प्लांट, बी लॉन्ग डे प्लांट, सी डे न्यूट्रल प्लांट एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पपीता है वो किस प्रकार का फल है या किस प्रकार का फल वृक्ष है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डे न्यूट्रल प्लांट, यानी दिन और रात से पपीता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, पपीता का खाया जाने योग्य भाग है, यहाँ पर पपीता का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? ए एंडोकार्प, बी मीजोकार्प, सी प्लेसेंटा एंड डी भ्रूणपोष। तो जो पपीता है उस पपीता का जो हम भाग खाते हैं वो एक प्रकार का मीजोकार्प होता है। क्या होता है? मीजोकार्प। तो आपका मध्य फल भित्ति, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वें का 2। क्वेश्चन नंबर 11, पपीता का पुष्प क्रम या फिर इनफ्लोरेसेंस कहलाता है? ए स्पाइकलेट, बी कैपिटुलम, सी सोलेटरी साइमोज जिसको पेनिकल भी कहते हैं एंड डी रेसिम। तो जो पपीते का जो पुष्प क्रम या जो इनफ्लोरेसेंस है वो सोलेटरी साइमोज या फिर पेनिकल होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी सोलेटरी साइमोज। क्वेश्चन नंबर 12, पपीता के लिए गड्ढों का आकार रखते हैं? ए 20 इंटू 20 इंटू 20 सेंटीमीटर, बी 75 इंटू 75 इंटू 75 सेंटीमीटर, सी 45 इंटू 45 इंटू 45 सेंटीमीटर एंड डी 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर। तो जो पपीता है उसमें अपन जो गड्ढों का आकार रखते हैं वो रखते हैं 45 इंटू 45 इंटू 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, पपीता फल वृक्ष के लिए पर्ण कुंचन की दवा है, यानी जो पर्ण कुंचन या जो लीफ कर्ल बीमारी है उसके लिए कौन सी दवा काम में अपन लेते हैं? ए BSC, बी बोर्डो मिक्सर, सी डाइमिथोएट एंड डी लिंडेन। तो आपको बताना है कि जो पपीता के फल वृक्ष के लिए जो पर्ण कुंचन है या जो लीफ कर्ल डिजीज है उसके लिए कौन सी अपन दवाई काम में लेते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी डाइमिथोएट, यानी डाइमिथोएट को अपन काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पपीते के प्रति पौधे से औसतन कितना पपैन प्राप्त होता है? यानी जो पपीता है उसके पौधे से औसतन कितना पपैन अपन प्राप्त कर सकते हैं? ए 50 से 60 ग्राम, बी 70 से 75 ग्राम, सी 90 से 100 ग्राम एंड डी 125 से 150 ग्राम। यानी जो पपीता उस पपीते के प्रति पौधे की जगह प्रति फल से कितना पपैन प्राप्त कर सकते हैं, यानी एक फल से अपन कितना ये पपैन प्राप्त कर सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 90 से 100 ग्राम। 90 से 100 ग्राम पपैन अपन इससे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो CO5 वैरायटी है, CO5 वैरायटी में इससे भी ज्यादा हो सकता है, उसमें 125 से 150 तक भी पपैन प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, पपीता का फल सर्वाधिक रूप से लाभदायक है, यानी जो पपीता का फल है वो कौन से रोगियों के लिए सर्वाधिक लाभदायक रहता है? ए हृदय रोगियों के लिए, बी उदर रोगियों के लिए, सी किडनी रोगियों के लिए एंड डी तपेदिक रोगियों के लिए। तो जो पपीता का जो फल वृक्ष है वो सर्वाधिक रूप से उदर या जो पेट संबंधित बीमारियां हैं उनके लिए काम आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी उदर या पेट रोगियों के लिए।
क्वेश्चन नंबर 16, पपीता का प्रवर्धन किया जाता है, यानी जो पपीता है उसमें जो प्रोपोगेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? ए गुट्टी द्वारा, बी विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा, सी सीड द्वारा एंड डी कलम द्वारा। तो जो पपीता है उस पपीते के अंदर जो प्रवर्धन है वो सीड द्वारा किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, पपीता के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है, यानी जो पपीता है वो कौन सी मृदा में अच्छे से ग्रो कर सकता है? ए बलुई दोमट मृदा, बी दोमट मृदा, सी रेतीली मृदा एंड डी चिकनी मृदा। तो जो पपीता है उसके लिए सर्वोत्तम मृदा की बात की जाए तो वो है दोमट मृदा, यानी दोमट मृदा में ये अच्छे से ग्रो कर सकता है। यहाँ पर अम्लीय मृदा यानी 3.5 से 5 पीएच वाली मृदा में भी पपीते को अपन ग्रो करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पपीता के लिए पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? यानी जब अपन फील्ड के अंदर पपीता को बोते हैं तो जो पपीते में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? ए 10 इंटू 10 मीटर, बी 6 इंटू 6 मीटर, सी 4 इंटू 4 मीटर, डी 2 इंटू 2 मीटर। तो जो पपीते की पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं वो रखते हैं 2 इंटू 2 मीटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 2 इंटू 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, पपैन किससे प्राप्त होता है? ए कच्चे फलों से, बी पके फलों से, सी सड़े फलों से एंड डी तने से। तो जो पपीता के अंदर जो पपैन प्राप्त होता है वो किस प्रकार के फल या फिर तन्ने से प्राप्त होता है? तो जो पपीते से जो पेपन प्राप्त होता है वो 3 माह के, कितने माह के? 3 माह के कच्चे फलों से। फल होंगे कच्चे और 3 माह के होंगे और उनमें से पपैन प्राप्त होता है और उस पपैन के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कच्चे फलों से। क्वेश्चन नंबर 20, पपीता में लीफ कर्ल रोग या जो पर्ण कुंचन रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? ए बैक्टीरिया जनित, बी वायरस जनित, सी कवक जनित एंड डी माइकोप्लाज्मा जनित। तो जो पपीता में जो लीफ कर्ल रोग है वो एक प्रकार के वायरस से फैलता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वायरस जनित रोग। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पपीता की जितनी भी एक लिंगी वैरायटी है यानी जो डायोसियस वैरायटी है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखी यहाँ पे पूसा डवार्फ, फिर लिखी पूसा गैंड या फिर पूसा गैंड बोल सकते हैं या फिर पूसा जॉइंट बोल सकते हैं, पूसा नना, पंजाब स्वीट, हाथरस गोल्ड एंड CO5। ये जितनी भी वैरायटियां हैं ये एक लिंगी या फिर डायोसियस वैरायटी है। और यहाँ पर जो आगे दे रखा आपको जो पूसा जॉइंट है वो कैनिंग इंडस्ट्री या फिर हवा के प्रति प्रतिरोधी वैरायटी है। और जो पूसा नन्ना है ये सर्वाधिक बोनी प्लस पॉट गार्डन हेतु उपयोगी वैरायटी है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो पॉट गार्डन हेतु उपयोगी वैरायटी कौन सी है तो पूसा नैना है, और सर्वाधिक बोनी पूछे तो भी पूसा नैना है। और कैनिंग इंडस्ट्री यानी जो कैनिंग का मतलब हो गया जो परिदर्शन का काम करते हैं, यानी जो पैकिंग के लिए बात करें तो पूसा जॉइंट आएगी वहां पे या फिर पूसा गैंट आएगी। और हवा के प्रति ये प्रतिरोधी होती है। और जो CO5 है इससे सर्वाधिक पपैन प्राप्त कर सकते हैं और इसकी जो उपज होती है वो 150 से 160 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। और मैंने यहाँ नीचे ट्रिक्स भी दे रखी है कि हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर पंजाब में डीजे नाइट मनाई। हाथ में क्या लिया? कोल्ड ड्रिंक की बोतल, और पंजाब में डीजे नाइट मनाई। हाथ में से आ जाएगा हाथरस गोल्ड, कोल्ड ड्रिंक से आ जाएगा CO5, बोतल लेकर पंजाब, पंजाब से आ जाएगा पंजाब स्वीट, डी से आ जाएगा पूसा डवार्फ,
जे से आ जाएगा पूसा जॉइंट या गेंट, एंड नाइट से आ जाएगा पूसा नैना। तो यहाँ पे आपको याद हो गई ट्रिक से कि हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेकर पंजाब में डीजे नाइट मनाई। आगे अपन देखते हैं, ये अपन ने देखी एक लिंगी। अब अपन देखेंगे कि ऐसी कौन सी है जो गाइनोडायोसियस वैरायटी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूसा डेलेसियस, कुर्ग हनीड्यू, सूर्या हनीड्यू थाईलैंड, पूसा मेजेस्टी थाईवान, सनराइज सोलो, रेड लेडी और अर्का सूर्या। ये जितनी भी वैरायटी है ये गाइनोडायोसियस वैरायटी है। कैसी? गाइनोडायोसियस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो गहरा लाल रंग का गुद्दा होता है वो होता है थाईलैंड में, और जो कुर्ग हनीड्यू है वो मुख्यतः राजस्थान में उगाई जाती है। सॉरी। और जो थाईवान है वो रक्त जैसा गुद्दा और राजस्थान की प्रसिद्ध वैरायटी है। और जो सनराइज सोलो गुलाबी गुद्दा और नर पादप उत्पन्न नहीं होते हैं। जो सनराइज सोलो है उसमें जो गुद्दा होता है वो गुलाबी रंग का होता है और इसमें नर पादप उत्पन्न नहीं होते हैं। और रेड लेडी की बात की जाए तो ये ट्रांसजेनिक वैरायटी है। कैसी वैरायटी है? ट्रांसजेनिक वैरायटी है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। मैं प्रत्येक टॉपिक पे जितने हो सके उतने एमसीक्यू आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।